लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किया था कि कोई भी वेक्टर स्पेस है, अगर सपोज ये वेक्टर स्पेस है कोई वी ऑफ एफ और इसका कोई सबसेट है डब्ल्यू, तो ये जो सबसेट डब्ल्यू है वी ऑफ एफ का, ये सब स्पेस कब बनाता है, व्हेन डज इट फॉर्म अ सब स्पेस। तो उसका क्या क्राइटेरिया है मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर ए और बी दो स्केलर क्वांटिटीज हैं फील्ड के अंदर और अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स हैं डब्ल्यू में, तब अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा दोनों के दोनों, फिर से समझिए, ए और बी क्या है स्केलर क्वांटिटीज है जो फील्ड में है, और अल्फा और बीटा क्या है दो वेक्टर्स हैं जो डब्ल्यू में है। डब्ल्यू किसका कलेक्शन है वेक्टर्स का, और ए और बी क्या है स्केलर से जो एफ में है। तब इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है एक स्केलर एक वेक्टर एक स्केलर और एक वेक्टर, अगर ए अल्फा प्लस बी बीटा भी डब्ल्यू में हो तो डब्ल्यू को हम क्या कहते हैं वेक्टर सब स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं वेक्टर सब स्पेस। तो डेफिनेशन क्या है सब स्पेस की कि डेफिनेशन ये है कि डब्ल्यू को सब स्पेस तब कहते हैं जब वो खुद वेक्टर स्पेस हो। लेकिन अगर हम डेफिनेशन को प्रूव करने जाएंगे बार बार तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए टाइम सेविंग के लिए क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये वाली कंडीशन है जो सामने लिखी हुई है कि अगर ए और बी स्केलर हो अल्फा बीटा वेक्टर हो तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन डब्ल्यू के अंदर ही होना चाहिए। अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन डब्ल्यू में ही आता है तब हम डब्ल्यू को वेक्टर सब स्पेस कहते हैं। तो इस पर एक थ्योरम है, वो थ्योरम हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो थ्योरम है वो इस प्रकार से है कि अगर W1 और W2, अगर W1 और W2 दो अलग अलग सब स्पेसेस हैं, W1 और W2 दो अलग अलग सब स्पेसेस है वी ऑफ एफ की, तो हमें ये प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होता है। हमें ये प्रूव करना है कि उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है सब स्पेस। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स मैंने आपको पीडीएफ बनाकर दे दी, उसमें है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए। तो हमने मान लिया कि वी ऑफ एफ क्या है एक वेक्टर स्पेस है। सपोज वी ऑफ एफ इज अ वेक्टर स्पेस, और हमने ये भी एज्यूम कर लिया कि W1 और W2 उसकी दो सब स्पेसेस है। W1 और W2 उसकी दो सब स्पेसेस है। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट देयर इंटरसेक्शन, मतलब W1 और W2 का इंटरसेक्शन इज आल्सो अ सब स्पेस। हमें प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी क्या है सब स्पेस है। तो अगर हमें इंटरसेक्शन को सब स्पेस प्रूव करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ए और बी दो स्केलर चूज कर लेंगे हम फील्ड के अंदर, और दो वेक्टर्स चूज कर लेंगे अल्फा और बीटा इंटरसेक्शन में। और ऐसा करने के बाद हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किसमें है इंटरसेक्शन में ही है। वी शैल प्रूव दिस दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। So let us begin with this। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए और बी दो स्केलर क्वांटिटीज हैं और अल्फा और बीटा दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 में है। अब ए और बी स्केलर हैं, अभी इनका कोई यूज नहीं है, सो लेट देम बी एज दे आर, उनको वैसे को वैसे रहने देते हैं जैसा कि वो है। लेकिन अल्फा और बीटा किसमें इंटरसेक्शन में, और यू नो वेरी वेल दैट इफ एन एलिमेंट बिलोंग टू इंटरसेक्शन देन इट बिलोंग्स टू ऑल द सेट्स। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में होता है तो सारे सेट में होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर अल्फा और बीटा W1 और W2 के इंटरसेक्शन में है तो डेफिनेटली अल्फा और बीटा W1 में भी होंगे और अल्फा और बीटा W2 में भी होंगे, दोनों में होंगे। अब ए किस में है और बी किस में है फील्ड में, और अल्फा बीटा किस में है W1 में। हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं और वापस से ए और बी किस में है फील्ड में, और अल्फा बीटा किस में है W2 में। लेकिन ध्यान कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमने तो W1 और W2 को सब स्पेस माना है। हमने तो W1 और W2 को क्या माना है सब स्पेस। अगर W1 सब स्पेस है तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में होगा W1 में होगा, क्योंकि सब स्पेस लीनियर कॉम्बिनेशन को अपने अंदर ही रखती है। और W2 भी तो सब स्पेस है, वी हैड ऑलरेडी अज्यूम्ड दैट W2 इज अ सब स्पेस। और अगर W2 भी सब स्पेस है तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किस में होगा W2 में होगा। अब आप ये नोटिस कीजिए कि ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 में भी है और W2 में भी है, और अगर ये दोनों में है तो डेफिनेटली इनके इंटरसेक्शन में भी रहेगा। ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो
हम जो बात प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो गई। क्या थी कि अगर ए और बी दो स्केलर है फील्ड के अंदर और अल्फा और बीटा इंटरसेक्शन के अंदर कोई दो वेक्टर है, तब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ए अल्फा प्लस बी बीटा इंटरसेक्शन में ही होना चाहिए, विच वी हैव प्रूव्ड। तो इससे प्रूव हो गया कि अगर W1 और W2 सब स्पेस हो तो उनके इंटरसेक्शन भी क्या होते हैं, सब स्पेस ही होते हैं। चलिए अब हम एक नेक्स्ट थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो नेक्स्ट थ्योरम में वो कहती है कि W1 यूनियन W2, W1 यूनियन W2, एक मिनट, सब स्पेस केवल तभी बना सकते हैं जब या तो W1 W2 का सबसेट हो या W2 W1 का सबसेट हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, W1 यूनियन W2 सब स्पेस केवल तभी बना सकते हैं जब या तो W1 इज कंटेन्ड इन W2 और W2 इज कंटेन्ड इन W1। फिर इसका कन्वर्स भी, कन्वर्स ये है कि अगर W1 W2 के अंदर है और W2 W1 के अंदर है तो प्रूव करो कि उनका यूनियन क्या होता है, सब स्पेस होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, अगर W1 और W2 है तो उनका इंटरसेक्शन तो हमेशा ही क्या होता है, सब स्पेस होता है, लेकिन यूनियन हमेशा सब स्पेस नहीं बनाता। यूनियन सब स्पेस केवल तभी बनाता है जब या तो W1 W2 के अंदर कंटेंट हो और W2 W1 के अंदर कंटेंट हो। इफ दिस कंडीशन डज नॉट गेट सेटिस्फाइड तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सपोज V ऑफ F कोई वेक्टर स्पेस है और इसके अंदर दो सब स्पेसेस हैं W1 और W2। तो हमने ऑलरेडी ये एज्यूम कर लिया है कि W1 और W2 सब स्पेसेस है और V ऑफ F एक वेक्टर स्पेस है। अब सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि W1 सब W2 का सबसेट है या W2 W1 का सबसेट है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, देन वी नीड टू प्रूव दैट W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस। हमें प्रूव करना पड़ेगा कि W1 यूनियन W2 क्या है, सब स्पेस है। वी नीड टू प्रूव इट, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि W1 किसका सबसेट है, W2 का। अगर W1 W2 का सबसेट है तो डेफिनेटली W1 का यूनियन W2 से लेंगे तो W2 मिलेगा। क्यों मिलेगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज W1 के अंदर है A और B और W2 के अंदर है A B C। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि W1 W2 का सबसेट है। और अगर हम W1 का W2 से यूनियन ले लें तो यूनियन लेने पे हमें क्या मिलेगा, वापस से W2 ही मिल जाएगा। इसका मतलब अगर W1 W2 का सबसेट है तो यूनियन से हमें W2 मिलेगा, मतलब सुपर सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सुपर सेट। लेकिन नोट कीजिए, हमने तो W2 को सब स्पेस माना था। क्या माना था, वी हैड ऑलरेडी अज्यूम्ड दैट इट वाज अ सब स्पेस। और अगर ये सब स्पेस था तो इसके सब स्पेस होने के कारण यूनियन भी क्या बन जाएगा, सब स्पेस। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि यूनियन सब स्पेस है। अब दूसरी कंडीशन ले लेंगे। अभी हमने ये माना था कि W1 W2 का सबसेट है। अब हम अज्यूम करेंगे कि W2 W1 का सबसेट है। सो सपोज W2 इज सबसेट ऑफ W1। अब अगर W2 W1 का सबसेट है तो W1 यूनियन W2 से हमें क्या मिल जाएगा, W1, क्योंकि इस बार सुपर सेट कौन है, W1। लेकिन हम तो जानते हैं कि W1 क्या है, सब स्पेस, इसलिए ये यूनियन भी क्या हो जाएगा, सब स्पेस। तो हमने क्या किया, हमने ये माना था कि W1 और W2 एक दूसरे के अंदर कंटेंट है, या तो W1 W2 के अंदर कंटेंट है या W2 W1 के अंदर कंटेंट है। और हमने प्रूव करके दिखाया कि उनका यूनियन भी क्या है, सब स्पेस है। अब हम इसका कन्वर्स करने वाले हैं। कन्वर्सली, कन्वर्सली के अंदर हम क्या करेंगे, कन्वर्सली में हम मान लेंगे कि W1 यूनियन W2 क्या है, सब स्पेस है। क्या है, सब स्पेस। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि या तो W1 W2 का सबसेट है या W2 W1 का सबसेट, ये प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है उसके कॉन्ट्ररी, उसका उल्टा हम मान लेते हैं। सपोज इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो हमने मान लिया कि ना तो W1 W2 का सबसेट है ना ही W2 W1 का सबसेट है, हमने मान लिया। अब अगर W1 W2 का सबसेट नहीं है तो इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि जरूर W1 में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो W1 में होगा लेकिन W2 में नहीं होगा, इसलिए तो सबसेट नहीं है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है सपोज अल्फा जो W1 में तो है लेकिन W2 में नहीं है। इसी प्रकार हमने ये भी माना है कि W2 W1 का सबसेट नहीं है। अब अगर W2 W1 का सबसेट नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया, उसके पीछे रीजन क्या होगा? रीजन ये होगा कि जरूर W2 में कोई एलिमेंट होगा, माना कि बीटा, जो W2 में होगा लेकिन W1 में नहीं होगा। अब हमने एक बात नोटिस करी कि अल्फा W1 में और बीटा W2 में। अल्फा W1 में है और बीटा किस में है? W2 में। तो अल्फा कामा बीटा किस में होंगे? उनके यूनियन में। किस में होंगे? यूनियन में, W1 और W2 के। अब अगर अल्फा और बीटा उनके यूनियन में है तो यूनियन को तो हमने सब स्पेस एज्यूम किया है, यूनियन को तो हमने क्या माना है? सब स्पेस। इसलिए अल्फा प्लस बीटा क्लोजर प्रॉपर्टी से अल्फा प्लस बीटा का यूनियन भी किसमें होगा? सॉरी, अल्फा प्लस बीटा भी किसमें होगा? यूनियन में। क्यों? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सब स्पेस है। अब अगर अल्फा प्लस बीटा यूनियन में है तो हम गारंटी से तो नहीं बता सकते कि अल्फा प्लस बीटा W1 में है कि W2 में, लेकिन ये बता सकते हैं कि या तो वो W1 में होगा या W2 में होगा। ये श्योर है कि दोनों में से किसी न किसी एक में तो होगा ही, क्योंकि अगर दोनों में से किसी भी एक में नहीं होता तो यूनियन में कैसे आता? तो अब दो केसेस हो गए हमारे पास, या तो अल्फा प्लस बीटा W1 में है या अल्फा प्लस बीटा W2 में है। तो हम पहला केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा W1 में है, लेकिन हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि अल्फा किसके अंदर है? W1 में। और अगर अल्फा W1 में है तो W1 तो वेक्टर स्पेस है खुद, इसलिए माइनस अल्फा भी किसमें होगा? W1 में। और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से ये दोनों एलिमेंट W1 में होने के कारण इनका जो सम है, मतलब वेक्टर एडिशन, वो भी किसमें होगा? W1 में। अब अल्फा माइनस अल्फा विल बिकम जीरो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसलिए हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा? बीटा, जो कि किसमें चला गया? W1 में। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, व्हाट इज रिटन हियर? यहाँ पे लिखा है कि बीटा तो W1 में है ही नहीं और यहाँ लिखा है कि बीटा W1 में। तो ये तो मैथमेटिकल कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि दो बातें एक साथ हो गई। वहां लिखा है कि बीटा W1 में नहीं और यहाँ लिखा है बीटा W1 में, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसका मतलब हमारा जो पहला केस था वो तो फेल हो गया, ये हमारा जो फर्स्ट केस है ये फेल हो गया। अब हम सेकंड केस को कंसीडर करेंगे। अब हम मानेंगे कि अल्फा प्लस बीटा W2 में है। तो अब हमने मान लिया सेकंड केस में कि अल्फा प्लस बीटा किसमें? W2 में। लेकिन हम तो जानते हैं कि बीटा किसका मेंबर है? W2 का। कहाँ लिखा है? देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ बीटा किसका मेंबर है? W2 का। यहाँ पर बीटा किसका मेंबर है? W2 का। और चूंकि बीटा W2 में है तो बाय एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर बीटा W2 में है तो माइनस बीटा भी किसमें होगा? W2 में ही होगा। अब बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से इनका सम किसमें होगा? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इनका सम W2 में होगा। और बीटा और माइनस बीटा क्या बन जाएंगे? जीरो वेक्टर। तो बचा क्या? केवल अल्फा, जो कि W2 में। लेकिन ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने यहाँ लिखा था कि अल्फा W2 में नहीं है, यहाँ लिखा है कि अल्फा W2 में नहीं है। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? यहाँ हम कह रहे हैं कि अल्फा W2 में, यहाँ हम कह रहे हैं कि अल्फा W2 में, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब हमारे ये जो दोनों केस थे, दोनों के दोनों केस फेल हो गए। कौन कौन से दोनों केस फेल हो गए? एक तो ये वाला केस भी फेल हो गया, ये वाला, और ये वाला भी फेल हो गया। तो ये दोनों केस आए कहाँ से थे? हमारे गलत मान लेने से। हमने एक गलत थ्योरी यहाँ पे डेवलप कर ली थी। हमने मान लिया था कि ना तो W1 W2 का सबसेट है, ना ही W2 W1 का सबसेट है। ऐसा गलत एज्यूम करने के कारण हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिला। इसका मतलब हमारी जो दोनों बातें हमने एज्यूम करी थी, दोनों हाइपोथेसिस हमारी गलत है। पर अगर हमारी हाइपोथेसिस गलत है, इसका मतलब इसका उल्टा सही होगा, मतलब या तो W1 W2 का सबसेट होगा या फिर W2 W1 का सबसेट होगा।